नाज़रीन, नेतन्याहू को यह खतरा पैदा हो गया है कि ट्रंप किसी भी वक्त अपना माइंड बदल सकते हैं और वो इजराइल के मुस्तकबिल का फैसला अपने आप से कर सकते हैं, अपने तौर पर कर सकते हैं, नेतन्याहू को बाईपास करते हुए। यानी जैसे वहां ज़ेलेंस्की को बाईपास, यहां पर नेतन्याहू को बाईपास करते हुए फैसले किए जा सकते हैं और ये एक जिल्लत अजीम होगी और ये इबरतनाक अंजाम होगा। इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ऑलमोस्ट साइडलाइन हो चुका है। नेतन्याहू से नहीं पूछा जा रहा है, वो इस वक्त जो है ना साइडलाइन हो चुका है। बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि ये जो आखिरी इत्तेहाद बचा हुआ है इसमें भी अब कैसे दरारें मजीद पड़ती चली जा रही हैं और इनकी जो इबरतनाक शिकस्त है, टोटल जो सरेंडर है वो तो यहां पर समझ लेके तय है। अब जरा देखिए, अमेरिका की जानब से नई अनाउंसमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हम हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स में मजीद इंटरेस्टेड हैं। इतनी वो सख्त पैगामात इजराइल ने दिए, गालियां आप उसको कह सकते हैं कि जो इधर से, और इजराइल के मीडिया उसने सारा लिखा। उसके जवाब में अमेरिका क्या कह रहा है कि हम तो मजीद इंटरेस्टेड हैं हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स में, एक्सक्लूसिव, यूएस इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट टॉक्स विद हमास। ठीक है, अब जरा इजराइल की तरफ से देखिए, इजराइल इस पर इतना अपसेट है और नेतन्याहू अंदर ही अंदर कुड़ रहा है और वो चाहता है कि वो ट्रंप को पब्लिकली जवाब दे, लेकिन दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसका फिर पता है कि आगे से जवाब क्या आएगा। वी आर अपसेट विद द अमेरिकन बिहेवियर, हम बहुत रंजीदा हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद हमास, कि ये जो अमेरिका ने तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है हमसे पूछे बगैर, हमको बताए बगैर। यानी इस वक्त भी क्या पता हमास और अमेरिका टॉक्स कर रहे हो, इजराइल को क्या पता। तो ये तो एक खुफिया अमल है ना जो किसी भी अंदाज में हो सकता है और हो रहा हो शायद। तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत अपसेट है अमेरिका के इस बिहेवियर पर। अचानक से अमेरिका बदल गया है। नेतन्याहू रिफ्यूज टू एंटर into a public clash with Trump, but officials expressed their angers in private meetings. नेतन्याहू ने पब्लिक क्लैश में जाने से इनकार कर दिया, यानी पब्लिकली ट्रंप के खिलाफ बयान जारी नहीं किया, लेकिन प्राइवेट के अंदर जो है वो शदीद गुस्सा ट्रंप और उसकी इंतजामिया के खिलाफ दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए कि पब्लिकली क्यों नहीं दिया। बाइडेन के खिलाफ नेतन्याहू बयान दे चुका है, ठीक है, लेकिन यहां पर उसको पता है कि आगे ट्रंप है और ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ और ट्रंप का जो स्टाइल है उसको अब सारी दुनिया जान चुकी है। तो आप सिर्फ ये अंदाजा करें कि इधर से एक अगर मैसेज गया ट्रंप के खिलाफ, अगर नेतन्याहू ने एक छोटा सा ट्वीट भी ट्रंप के खिलाफ कर दिया, तो फिर वहां से बस एक ट्वीट आना है, एक स्टेटमेंट आनी है या एक वीडियो आनी है, ठीक है, ट्रंप कहीं भी बात कर सकते हैं, बस एक आप समझ लें कि स्टेटमेंट वहां से आ गई, तो फिर आप देखिएगा कि इनका कैसे कुछ उम्र निकलता है। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं ना अमेरिका के सामने। अब तो ये टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, जंग ये हार चुके हैं, यूरोप इनको छोड़ चुका है, दुनिया में ये आइसोलेट हो चुके हैं और सारा का सारा अब इनका दारोमदार अमेरिका के ऊपर है। अब अमेरिका जैसे चाहे डील कर ले, ठीक है, तो इनकी अब वो हैसियत नहीं बची है। इसीलिए अब ये कोई डायरेक्ट पैगाम जो है वो नहीं दे रहा है, डायरेक्ट कोई बयान नहीं दे रहा है। हालांकि बाइडेन के खिलाफ इसने दिए, इसकी अपनी गवर्नमेंट जब वो एक वोट के ऊपर खड़ी हुई है, तो सिर्फ वहां से एक स्टेटमेंट आने की देर है। अच्छा, अब मैं आपके सामने मजीद कुछ हेडलाइंस रखने जा रहा हूं, इससे आपको इजराइल का अंजाम भी नजर आएगा, इजराइल की जिल्लत अजीम भी आपको नजर आएगी और आपको नजर आएगा कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है बल्कि ये एक प्रॉक्सी है। इसकी हैसियत एक प्रॉक्सी से ज्यादा कुछ नहीं है और प्रॉक्सी जो होती है उसको अपने मकसद के तहत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त उसको छोड़ दिया जाता है और उसकी अपनी ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि वो अपनी बिहाफ के ऊपर स्टैंड कर सके। तो ये बयानात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। अब जरा अमेरिकी मीडिया देखिए, व्हाइट हाउस को कोट किया जा रहा है, व्हाइट हाउस का बयान है, ट्रंप सपोर्ट्स द टॉक्स हेल्ड बाय हिज एनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर्स विद हमास। टॉक्स हुई, इजराइल की जानब से सख्त मैसेज गया, उधर से जो यूएस एनवॉय हैं उनका सख्त जवाब आया, फिर इजराइल से जो कल सारा मामला चल रहा था, फिर इजराइल से अमेरिका के खिलाफ बयानात उनके मीडिया के ऊपर, यानी यूएस एनवॉय के खिलाफ बयानात, उसके ऊपर ट्रंप की जो बात सामने आई है। ट्रंप पूरी तरह से अपने एनवॉय को डिफेंड कर रहा है जिसके ऊपर इजराइल तनकीद कर रहा है। अब इजराइल डायरेक्ट ट्रंप पे तो कर नहीं सकता, तो वो उसके एनवॉय के ऊपर कर रहा है कि असल में मसला इसको एनवॉय को है। ये ट्रंप तो चाहते नहीं थे, ट्रंप तो बड़े हमारे साथ खड़े हैं, ये यूएस एनवॉय है जो सारा मामला खराब कर रहा है। ट्रंप ने अपने उस एनवॉय के हक में बयान जारी किया, उसने कहा मैं मुकम्मल डिफेंड करता हूं जो उसने हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स किए। फिर आप देखिए, यूएस एनवॉय कंफर्म ट्रंप कैन फोर्स इजराइल टू एंड वॉर एंड रीच एग्रीमेंट विद हमास। ये बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट सामने आ रही है और ये बता रही है कि इजराइल एक प्रॉक्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं है और इसकी जिल्लत हमें शिकस्त ज्यादा दूर नहीं है। यूएस एनवॉय ने हमास को यह बताया है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमने इजराइल से बात करनी है, वो फिर ट्रंप जाने और इजराइल जाने, ट्रंप अपनी बात खुद ही मनवा लेगा इजराइल से, यानी हम जो बात करेंगे वही असल बात है।
अब आप जरा देखिए ना, मतलब इजराइल की हैसियत पीछे क्या रह गई है। यूएस इन्वॉय हमास से बैठकर कह रहा है कि जो चीज हम यहां पर बैठकर तय करेंगे, अगर हम किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर ये नहीं है कि हम इसको अप्रूवल के लिए इजराइल के पास भेजेंगे, नहीं, बस ट्रंप जाने और इजराइल जाने, ट्रंप इसको खुद ही बनवा लेगा। ये वो प्रोसेस नहीं होगा कि यहां से हम एक चीज पर एग्री होंगे, फिर इजराइल के पास जाएगी, वो फिर दरमियान में कोई नुक्ताचीनी करेगा, फिर वो वापस भेजेगा, वो प्रोसेस चलता नहीं। हम एग्री हो गए तो बस बात मुकम्मल हो गई, इजराइल से पूछने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन इन्वॉयस बिलीव दैट हमास रिलीज ऑफ द इजरायली अमेरिकन कैप्टिव कुड चेंज ट्रम्प्स कन्विक्शंस। और ये बातें फलस्तीनी जराये से भी कंफर्म हो चुकी हैं कि अमेरिका ने हमास से ये बात की है कि अगर हम एग्री हो गए तो फिर उधर इजराइल को मनाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रंप जाने और इजराइल जाने। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने हमास को ये कहा है कि आपके पास जो अमेरिकन प्रिजनर है उसको रिहा करें, अगर आप उसको रिहा कर देते हैं तो ये चीज और आपके हक में जाएगी। ट्रंप और ज्यादा सख्त इकदाम जो इजराइल के खिलाफ ले सकते हैं आगे मजीद एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। इफ ट्रंप रीचेज एन अंडरस्टैंडिंग विद हमास इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नेतन्याहू टू रिफ्यूज। अब ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, अगर अमेरिका ट्रंप इंतजामिया हमास के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाते हैं, एक चीज के ऊपर एग्री कर जाते हैं, तो फिर नेतन्याहू के बस की अब यह बात नहीं है कि उसमें कोई रुकावट डाल सके। यानी बाइडन था ना, तो बाइडन तो किसी खाते में ही नहीं था, बाइडन तो खुद जो अपना प्लान लेकर आया वो नेतन्याहू से नहीं मनवा सका, उसने मुनाफिकत की या जो भी किया वो अपना प्लान भी नेतन्याहू से नहीं मनवा सका। और यहां पर क्या बात हो रही है कि नेतन्याहू को फारिग करो, अगर हम एग्री हो गए तो दैट्स इट। और इजरायली मीडिया इसको लिख रहा है कि वाकईतन ऐसी ही बात है, अगर अमेरिका और हमास एग्री हो गए तो नेतन्याहू के पास फिर कोई चांस नहीं होगा कि इसमें से वो कोई रिफ्यूज कर सके या इस फैसले के खिलाफ जा सके। यानी अगर अमेरिका और हमास एंडिंग द वॉर के ऊपर एग्री हो गए तो नेतन्याहू फारिग। नेतन्याहू विल नॉट बी एबल टू अपोज ट्रंप एंड इजराइल हैज नो रूम फॉर मैनूवर। नेतन्याहू की यह हैसियत ही नहीं है कि वो ट्रंप को किस तौर पर अपोज कर सकेगा, और इजराइल के लिए ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई स्पेस नहीं है कि होता है ना कि इस पॉइंट के ऊपर ऐसा कर लो, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा कर लो, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से नहीं निकलेंगे, अच्छा जी कंप्लीट विड्रॉल नहीं करेंगे, नहीं, कोई मैनूवर की, कोई एक्सप्लॉइट करने की कोई स्पेस ही नहीं है, रिफ्यूज हो ही नहीं सकता। ट्रंप के सामने जब नेतन्याहू खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अब आप जरा देखिए, ये प्रॉक्सी नहीं है तो और क्या है? क्या ये मुल्क इसी तरह से होते हैं? तो आज इनका ये अंजाम पहुंच चुका है। देखिए बुनियादी बात यह है कि जो ट्रंप की पॉलिसी का बुनियादी शिफ्ट क्या है, ट्रंप फलस्तीनियों का हामी नहीं हो चुका है। ट्रंप को यह नहीं कह रहा कि इजराइल खत्म हो जाए, ट्रंप यह नहीं कह रहा। बुनियादी जो पॉलिसी शिफ्ट आया है वो यह है कि ट्रंप की पॉलिसी में वार नहीं है, जंग नहीं है, वो कोई बड़े से बड़ा हार्श इकदाम भी उठाने के लिए तैयार है, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, किसी भी अंदाज में वो कोई हार्श इकदाम उठाना उसके लिए मसला नहीं है, ठीक है, वो कोई भी अपने मेयर्स ले सकता है, लेकिन वो सब करेगा, लेकिन उसमें जंग नहीं है। जंग के लिए वो किस तौर पर तैयार नहीं, जंग से हटकर वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। अभी देखे ना कि $12 बिलियन का असलहा वो भेज चुका है, तो जंग की इजाजत नहीं मिल रही, असलहा दे दिया लेकिन जंग की इजाजत नहीं है। तो ये दिखा दिया कि इजराइल इतना ताकतवर है, इजराइल को हम असलहा दे रहे हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये सब कुछ है, लेकिन जंग की इजाजत। तो ट्रंप की पॉलिसी में जंग नहीं है और इजराइल के पास जंग के अलावा कोई चारा नहीं है। वो मतलब कब वो डिप्लोमेसी के ऊपर या पॉलिटिकल एंगेजमेंट के ऊपर या किसी एग्रीमेंट के ऊपर यकीन रखते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज मान ही नहीं रखती। लेकिन ट्रंप के लिए वॉर जो है उसको अफोर्ड करना ये सूटेबल नहीं है। तो ये बुनियादी चीज है जिसके ऊपर तसादुम आ गया है। अमेरिकी रिवायती पॉलिसी में यह तब्दीली आई है जहां पर इजराइल के साथ उनके इंटरेस्ट में तसादुम आ गया। हाँ, एक और चीज नोट करें, अगर इजराइल इस वक्त हालत जंग में ना होता और अमेरिका में ये पॉलिसी, जैसे पहले भी तो ट्रंप आया था ना, तब तो कोई जंग नहीं चल रही थी, तो हमें कोई इतना ऐसा पॉलिसी शिफ्ट नजर नहीं आया। लेकिन चूंकि अब जंग चल रही है और इजराइल को जंग आगे मजीद छेड़नी है, तो उसमें हमें ये वाज़ेह तौर पर जो पॉलिसी शिफ्ट है वो नजर आ रहा है। जाहिर बात, पिछला ट्रंप कुछ और था, आज का ट्रंप कुछ और है, आज प्रायोरिटीज कुछ और हैं, आज की दुनिया कुछ और है। अच्छा, इसी दरमियान बाकी देखते हैं ईरान के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ मजीद कशीदगी, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो और बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान की ऑयल जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी पकड़ ली है। ब्लूमबर्ग, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रेडी टू इंपोज यूएस सैंक्शंस ऑन ईरानियन ऑयल प्रोडक्शन। उनकी जो सप्लाई टू चाइना है उसको भी डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है और अब उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है तो ये भी की जा रही है। देखें, ठीक है, ये सुपर पावर है, उसने अपने इकदाम उठाने हैं। क्या अमेरिका ने इजराइल को, नेतन्याहू को ग्रीन लाइट दिया ईरान पर हमला करने की? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बाकी ये सैंक्शन वैक्शन ये चलता रहे, ठीक है, उनकी अपनी एरोगेंस है,
अब ये तो नहीं कि वो बराबरी की सतह के ऊपर ईरान के साथ आकर बैठ जाएंगे, ये ईरान के इत्तेहादी बन जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये चलता रहे मामला, इसको ईरान कन्फ्रंट करेगा, वो पहले भी करता आया है। अब ये इन्होंने लगाई हैं सैंक्शंस, ईरान इसके जवाब में जाहिर बात है अपने इकदाम जो है उठाएगा। रशिया चाइना की मुकम्मल सपोर्ट है और ब्रिक्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिससे सैंक्शंस का जो है वो सामना किया जा सके, तो ये ठीक है। बाकी आप देखिए कि ट्रंप जो है वो हजारों मरतबा, 1000 से शायद ज्यादा मरतबा वो कह चुका है कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो ईरान बड़ा वीक था। तो उसकी वो मतलब उसी अप्रोच के साथ कि पता नहीं वो सैंक्शन लगा देगा तो ईरान बड़ा कमजोर हो जाएगा। हालांकि आप देखिए कि इजराइल आज ये बयानियां बना रहा है कि उसने ये जो 15 महीने की जंग लड़ी है इसके बाद ईरान कमजोर हुआ है, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि नहीं, जब मैं उस वक्त था तो तब ईरान बहुत कमजोर था, आज वो ताकतवर है। तो उनका अपना अपना एस्टीमेट है ईरान की कमजोरी के हवाले से, ना ईरान तब कमजोर था ना आज कमजोर है, आज तो बल्कि वो ज्यादा ताकतवर है। तो अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, ये जो भी करेगा, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं, सबड्यू करने वाला नहीं, तो वो अपने इकदाम यहां पर उठाएगा। इसी दरमियान इराक को थोड़ी ट्रबल आ रही है, इराक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईरान से कट हो रही है, तो इराक के पास फौरी मुतबादल नहीं है। यूएस गवर्नमेंट डिप्राइविंग इराकीज राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, तकरीबन 60% इराक के लोग होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से महरूम हो जाएंगे। फौरी तो उसका मुतबादल नहीं दिया जा सकता है, ये तो फौरी एक अमल हुआ, ये तो नहीं हुआ कि उनको 6 महीने का 1 साल का टाइम दिया गया हो, तो फौरी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो यहां पर भी एक मामला खराब है। अब जरा अमेरिका के अंदर जो चीजें हो रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और तारीख है जो हर महाज के ऊपर लिखी जा रही है। नाज़रीन, महमूद खलील के बारे में हमने आपके सामने रखा है कि एक स्टूडेंट है और उन्होंने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए, ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब महमूद खलील की जो गिरफ्तारी है वो उल्टा एक तहरीक बन गई है। ये गिरफ्तारी इसलिए की गई थी कि एक दबदबा, एक हैबत बनाई जा सके, बाकियों को डराया जा सके, उल्टा ये गिरफ्तारी जो है वो एक तहरीक बन गई है। अच्छा, इसको नाज़रीन डिपोर्ट करने लगे थे महमूद खलील को, इसका ग्रीन कार्ड जो है वो कर दिया है और इसको डिपोर्ट करने लगे थे, लेकिन अमेरिका की अदालतों ने मुदाखलत की है और अमेरिका की कोर्ट्स ने कहा है कि महमूद को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो जाए। तो हम इसका मुकदमा चलाएंगे, जब तक इस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा धचका वहां इनको लगा है और अदालत के इस फैसले को अमेरिकन ने वेलकम किया है और वहां पर अदालत के बाहर मुजाहरे भी हुए उसके हक में, यानी मुजाहरों को रोकने के लिए गिरफ्तारी हुई। अब इस गिरफ्तारी के ऊपर मजीद मुजाहरे हो रहे हैं। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं और एक बड़ी गैर मामूली जो चीज वहां पर देखी जा रही है कि जो ज्यूइश स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं वो महमूद खलील की हिमायत में आ गए। वो कह रहे हैं कि ऐसे गिरफ्तारियों से कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि आप हमें ज्यादा अनसेफ कर रहे हैं। और आप देखते हैं बहुत सारे ज्यूज वहां पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आपको वो नजर आते हैं। तो असल मसला यहां पर ज़ायनिज़्म है और नेतन्याहू जैसे इंतहापसंद लोग हैं। बाकी वो ज्यूज बहुत सारे आपको नजर आते हैं। वो अभी रिसेंट पास्ट में ज्यूज की ऑर्गेनाइजेशंस ने ईरान में समिट में शिरकत की थी। तो आप जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। फेडरल जज ब्लॉक्स डेपोटेशन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट महमूद खलील, डेमोन्स्ट्रेशंस इन न्यूयॉर्क इन फ्रंट ऑफ द इमिग्रेशन कोर्ट टू डिमांड द रिलीज ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट महमूद खलील। अदालत के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसको जो है रिहा किया जाए। द रीजन फॉर द अरेस्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट महमूद खलील इज हिज लीडरशिप ऑफ एंटी इजराइल प्रोटेस्ट। वजह क्या बना है कि इजराइल के खिलाफ मुजाहरे क्यों किए। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। इट मस्ट बी सेड क्लियरली, ये सब के ऊपर वाजे हो जाना चाहिए, दैट द किडनैपिंग ऑफ महमूद हैज नथिंग टू डू विद मेकिंग ज्यूज सेफ। एक तो उन्होंने महमूद खलील की जो डिटेंशन है इसको गिरफ्तारी नहीं कहा, इसको किडनैप कहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये सब के ऊपर वाजे हो जाए कि ऐसे इकदाम से कोई ये ना सोचे कि वो ज्यूज को सेव कर रहे हैं। आई रियलाइज द डेंजर ऑफ द गवर्नमेंट किडनैपिंग लीगल स्टूडेंट्स हु डू नॉट एग्री विद इट। वो कह रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक बात है जो हम इसका मुजाहरा देख रहे हैं, कि इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट के साथ एग्री ना करे उसको उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कितनी खतरनाक बात है। ये अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। पोस्टपोनिंग द डिपोर्टेशन ऑफ महमूद खलील until his case is considered in federal court is a good news। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी खबर है कि डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो अमेरिकन से निकल आए इस चीज का। तो देखिए बात यह है कि ट्रंप इजराइल की हिमायत में जो भी इस तरह के इकदाम लेगा, ठीक है, वो लेता रहे। असल बुनियादी चीज जंग है जिसकी वो फिलहाल ग्रीन लाइट नहीं दे पा रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। बाकी जो इस तरह के इकदाम हैं, गिरफ्तारियां, इधर उधर बहुत सारी चीजें, तो देखिए इन फ्रंट्स के ऊपर अलग से लड़ाई होगी, इन फ्रंट्स के ऊपर अलग से कन्फ्रंट किया जाएगा। जैसे आप देख भी रहे हैं कि मुजाहरे शुरू हो गए और इस पर भी इनको नाकामी ही होगी, लेकिन बाकी इन्होंने अपनी एरोगेंस की तस्कीन के लिए ये सारा काम करना है तो करते रहें।
इससे इनको कुछ अचीव नहीं होगा। ये इमारत अब गिरने वाली है, ये सबको नजर आ रहा है। और फिर आप देखिए जो अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात हैं, वो ट्रंप इस तरह के इकदाम भी मजीद देर तक उठा नहीं सकता है। अब देखिए कि ट्रंप ने जो बाइडेन ऑफिशियल्स हैं फॉर्मर, तो उनको सिक्योरिटी जो है वो रिवोक कर दी है, जिसमें ब्लिंकन और जैक सल्लिवन शामिल है। वैसे तो बड़ा अच्छा हुआ है कि ये भी कूड़ादान के अंदर गए हैं, इन्होंने जो सारा काम किया इस जंग के दरमियान। बाइडेन भी कूड़ादान में और ये दोनों कूड़ादान के अंदर, ठीक है, बड़ी जिल्लत उठाना पड़ रही है। तो पहली बात तो यह कि बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी बात यह कि अमेरिका में पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। तो ट्रंप को इस तरह के इकदाम उठाने के लिए, जब वो इतने ताकतवर लोगों को मतलब अंदरूनी तौर पर चैलेंज कर चुका है, ऐसे इकदाम उठाने के लिए उसको मॉरल और पॉपुलर सपोर्ट बेस चाहिए। अगर वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन जाएगा, अगर वो भी एक बाइडेन बन जाएगा, तो बाइडेन की पॉलिसीज के खिलाफ कैसे जाएगा भाई? वो खुद ही एक बाइडेन बन गया ना। तो अगर वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन जाएगा तो ऐसे इकदाम वो नहीं उठा सकते। तो इसलिए उसके लिए जंग करना या इस तरह के मजीद इकदाम उठाना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर आप देखिए अभी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका नतीजा ये निकला है $4 ट्रिलियन, मिलियंस बिलियंस की हम बात नहीं कर रहे, $4 ट्रिलियन यानी 4000 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट से जो है ना निकल गए। इतनी स्टॉक मार्केट गिरी है, $4 ट्रिलियन उसमें से निकल गए। बहुत बड़ा धचका लगा है ये वो सारे टैरिफ के चक्कर के अंदर। तो ऐसे भी बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक और बाकी सारी पॉलिसीज, उसका नतीजा देखें कि वो क्या निकल रहा है। तो इतने चैलेंजेस में ट्रंप क्या एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बनकर एक ऐसी शख्सियत जो एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, क्या सर्वाइव कर सकते हैं? क्या अमन का बयान लेकर चल सकते हैं? तो ये वाली पॉलिसी भी किसी तौर पर चलने वाली नहीं है। फिर इसके साथ देखिए एक और इकदाम हुआ है, एक और लीडर जिसने गजा की जेनोसाइड को सपोर्ट किया, इजराइल को सपोर्ट किया, वो फारिग हो चुका है और उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। यह भी एक तारीख है बहरहाल जो देखी जाएगी। 7 अक्टूबर को इन बड़ी पार्स जो इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं, उनकी तमाम की लीडरशिप ऑलमोस्ट फारिग हो चुकी है। यानी ये G7 ही है ना बेसिकली, ये तमाम बड़ी जो लीडरशिप है, तमाम बड़े मालिक जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, G7, उनकी लीडरशिप फारिग हो चुकी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म उस वक्त के जो असलहा के जहाज मुतरे फारिग हो चुके हैं, जर्मनी के चांसलर फारिग हो चुके हैं और इबरतनाक शिकस्त सबको, बाइडन इबरतनाक शिकस्त फारिग हो चुके हैं। और अब जनाब जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो भी जनाब फारिग हो गए। हालांकि इलेक्शन तो अभी बहुत देर बाद होना थे, लेकिन और फिर आप देखिए कितने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे और इनके वालिद 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे और ये अभी इनका आप समझ लेके 10वां साल इनका था, इतने पॉपुलर। और एट द एंड क्या हुआ? ठीक है, तो अभी G7 में कौन से रह गए? मैक्रोन और इटली की प्राइम मिनिस्टर। मैक्रोन ने आपने देखा कि कैसे अपनी सपोर्ट जब पुल बैक कर लिया और अभी फ्रांस में इलेक्शन नहीं हुए। बाकी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ ज्यादा सपोर्ट भी इजराइल को नहीं दी है। तो बाकी जो मेजर पावर्स हैं, जर्मनी और बरतानिया और अमेरिका और कनाडा, इन्होंने जो सपोर्ट दी पूरी तरह से ये जो है वो फारिग हो चुके हैं। तो ये भी एक बहरहाल एक तारीख है कि जो भी गजा के जुल्म में जिसने सपोर्ट किया वो इस वक्त फारिग हो चुके हैं। अच्छा, इसी दरमियान इंपॉर्टेंट बात यह है कि कनाडा के नए वज़ीर आज़म, उनका ऐलान हो चुका है। अब देखिए कनाडा के जो नए वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने पहली ही तकरीर में ट्रंप को आड़े हाथों लिया। वो आए ही इस बात के ऊपर है कि हमने ट्रंप को कन्फ्रंट करना है, सख्ती से ट्रंप के साथ पेश आना है। अब देखिए ट्रंप के लिए एक नया चैलेंज कि उसके हमसाए में एक और ऐसा बंदा आ गया जो आया ही इस बुनियाद के ऊपर है कि सख्ती से हमने ट्रंप के साथ पेश आना है और उसके हर जवाब का 10 गुना जवाब हमने देना है, हर उसके एक्शन का 10 गुना एक्शन हमने वापस करना है। तो अंदरूनी चैलेंजेस, बाकी इस तरह के इत्तेहादी मालिक के साथ चैलेंजेस, यूरोप यूक्रेन वॉर, चाइना का राइज, ये बहुत सारी चीजें, इसमें नेतन्याहू की जंग कहीं पर फिट नहीं होती है, जिसमें वो जीत भी नहीं सकता। या तो ऐसा होना कि नेतन्याहू जाएगा 1 महीने के बाद जब वो गजा पर कब्जा हो जाएगा, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो एक ऐसी जंग जिसको जीता भी नहीं जा सकता, उसकी कोई जगह जो है इस वक्त नहीं बन रही है। बाकी आप देखिए क्या अमेरिका ये शो होने देगा कि इजराइल हार रहा है? तो वो हर सूरत में ये दिखाएंगे कि इजराइल अभी भी उतना ही ताकतवर है, इजराइल अभी भी पता नहीं क्या चीज है। और जंग बंद भी हो जाती है तो इसको वो कहेंगे कि ये तो इजराइल की फतह है, वो ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो तो उनकी पॉलिसी है कि इजराइल को डिग्रेड नहीं होने देना, डाउनग्रेड नहीं होने देना, लेकिन वो सबके सामने हकीकत आ चुकी है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात जो आपके साथ शेयर की, आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।